दोस्तों, आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। ये कहानी आज के ज़माने की कहानी है, आज के युवाओं की कहानी है। आपको ये कहानी सुनने में अच्छी लगेगी और आपकी जिज्ञासा बनी रहेगी कि आखिर देखें आगे क्या हुआ, सुने कहानी क्या है, कैसे कहानी आगे बढ़ती है। और हाँ, अगर आपको पसंद आए ये कहानी तो इसको चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो सुनते हैं कहानी दीवानगी। इस अकेलेपन में प्रिया का दम घुटने लगा था। सुबह से धीमे धीमे शाम और फिर रात। उसे यूं लगता था कि एक एक मिनट काटना भारी हो रहा था। वह सदैव परेशान रहती थी कि खाली वक्त में करे तो क्या करे, टीवी भी देखे तो कहाँ तक। क्या आसान बात है इस तरह खाली वक्त बिताना। रोसेश ने कई बार कहा था कि कोई नौकरी कर ले, कम से कम दिन का समय तो आसानी से कट जाया करेगा। फिर शाम को घर आकर छोटे मोटे कामों में समय बीत जाया करेगा। परंतु प्रिया की जिद थी कि जब नौकरी की जरूरत ही नहीं तो वो नौकरी क्यों करे। उसका मानना था कि नौकरी तो जरूरतमंद स्त्रियां करती हैं जिन्हें परिवार चलाने के लिए धन की आवश्यकता हो। उसका विवाह तो इतने धनी परिवार में हुआ था कि घर में कोक, नौकर चाकर, ड्राइवर सभी काम करने वाले थे। इस तरह का काम करने के लिए उसका पति अमेरिका में नौकरी करता था। ये अलग बात थी कि उसका ससुराल दूसरे शहर में था। उसके ससुराल वालों का अनेक शहरों में व्यवसाय फैला था। रोसेश की व्यवसाय में रुचि नहीं थी। वह 12वीं पास करते ही अमेरिका में पढ़ने चला गया था। अब उसे अमेरिका गए 7-8 वर्ष बीत चुके थे। वह वहाँ के जीवन और रहन सहन का आदी हो चुका था। वर्ष में एक बार मुश्किल से वह भारत आता था और वहीं के माहौल में वो खुश रहता था। पढ़ाई पूरी करते ही रोसेश को नौकरी मिल गई और वह एक अच्छा अपार्टमेंट लेकर रहने लगा था। इधर से माता पिता का प्रेशर था कि आकर शादी कर लो। अब वह दिसंबर में 1 माह के लिए अपने माता पिता के पास आने की योजना बना रहा था। अतः पहले से ही उसके फोन खटकने शुरू हो गए थे कि हम तेरे लिए अच्छी लड़की तलाश रहे हैं। इस बार जब आएगा तो लड़की पसंद करके शादी करके ही जाना। जब रोसेश आया तो उसने लड़की देखने व विवाह करने से इनकार कर दिया। पिताजी बोले, बेटा तुमने कोई अंग्रेजन पसंद कर रखी हो तो वही बता दो। भाई हम भी तो यही चाहते हैं कि तुम्हारा घर बस जाए, तुम जहाँ भी रहो खुश रहो। रोसेश बहुत आज्ञाकारी पुत्र की भांति बोला, नहीं पिताजी, ऐसी कोई बात नहीं है, होती तो मैं जरूर बता देता। धीरे धीरे समय बीतता जा रहा था। माता पिता को चिंता थी कि कहीं इस बार भी रोसेश बिना विवाह किए ना लौट जाए। उनके दबाव के आगे रोसेश ने 2-3 लड़कियां देख लीं, फिर उनमें से प्रिया को चुन लिया। माता पिता चाहते थे कि लड़की बहुत सुंदर हो, बहुत अधिक पढ़ी लिखी न हो। उसे घर आकर रोसेश का घर बसाना है, नौकरी थोड़ी ही करनी है। प्रिया के घर वाले खुश थे कि इतने ऊंचे खानदान में उनकी बेटी का विवाह हो रहा है। प्रिया के मन में भी लड्डू फूट रहे थे कि वह धनी परिवार में ब्याही जाने वाली है, फिर पति के साथ फुर्र से उड़कर अमेरिका चली जाएगी। परंतु इंसान जैसा सोचता है सदैव वैसा होता नहीं है। चिटमंगनी पट ब्याह तो हो गया। विवाह के 4 दिन बाद ही रोसेश को वापस जाना था। प्रिया को वीज़ा मिलने में अभी वक्त लगना था। प्रिया ने खुशी खुशी रोसेश को विदाई दी। यहाँ वह जल्दी वीज़ा नहीं पा सकी थी। 3-4 माह यूं ही निकल गए। शादी के बाद उसकी सास कुछ समय शहर में उसके साथ रही थी, फिर वो भी कितने दिन रुकती, अतः अपने पति के पास लौट गई। प्रिया को वीज़ा लेने के लिए बार बार निकलना पड़ता था।
वह अपने ड्राइवर रौनक के साथ ही बार बार जाया करती थी। उसने सारे रास्ते व दफ्तर देख रखे थे, अतः कहीं भी आने जाने में प्रिया को दिक्कत नहीं होती थी। प्रिया अपने माता पिता के पास भी बार बार नहीं जा सकती थी, क्योंकि वे शहर से काफ़ी दूर रहते थे। उसे यहाँ जो बार बार वीज़ा के लिए आना जाना पड़ रहा था, फिर भी प्रिया संतुष्ट थी कि रोशेश से प्रतिदिन फ़ोन पर बात हो जाती थी। कभी कभी तो आधा घंटा फ़ोन पर बात करके वह खुश हो लेती थी। रोशेश उसे नियमित रूप से पैसे भेजता रहता था, ताकि उसे कोई दिक्कत ना हो। धीरे धीरे समय बीतता रहा। एक बार रोशेश ने प्रिया से कहा, ये वीज़ा का चक्कर छोड़ दो, वे जल्दी जल्दी उससे मिलने आ जाया करेगा। प्रिया समझ ही न सकी कि रोशेश उसे अपने साथ ले जाना ही नहीं चाहता है। कुछ ही दिन बाद एक सप्ताह के लिए प्रिया के पास वो रहने चला आया। प्रिया को ऐसा लगा मानो जीवन में बाहर आ गई है, परंतु ये बाहर तो मात्र कुछ ही दिनों के लिए थी। उसके वापस जाने के बाद प्रिया को जीवन में सूनापन लगने लगा था। समय बीतने के साथ रोशेश से उसकी फ़ोन पर बात कम होती जा रही थी। वह अपना समय कभी शॉपिंग में बिताती, कभी किट्टी पार्टी, सहेलियों से गपशप में। कभी उसका फिल्म देखने का मूड होता तो रौनक को भेजकर पिक्चर की 2 टिकटें मंगा लेती और उसी के साथ पिक्चर देखकर खुश हो जाती। रौनक देखने में हृष्ट पुष्ट 25 साल का नौजवान था। उसकी बड़ी बड़ी आंखें प्रिया को अपनी ओर आकृष्ट करने लगी थी। वह उसका ड्राइवर ही नहीं, हमराज राजदार बनने लगा था। वह जहाँ कहीं जाती रौनक के साथ ही जाती। कार में अक्सर इधर उधर की बातें होने लगी थी। पति से दूरियां प्रिया को रौनक के नज़दीक ला रही थी, परंतु इस बात का एहसास रौनक को बिल्कुल भी न था। वह तो प्रिया को मेम साहब कहकर उनका काम फटाफट कर दिया करता था। एक दिन शाम को फिल्म शो देखकर प्रिया जब हॉल के बाहर निकली तो देखा कि बाहर तेज बारिश हो रही थी। उसने घर पर कुक को फ़ोन किया कि वह चला जाए, क्योंकि वह बाहर खाना खाकर आने वाली है। प्रिया ने रौनक के साथ रेस्टोरेंट में खाना खाया। उन्हें घर पहुंचते पहुंचते रात्रि के 2:30 बज चुके थे। तेज बारिश के साथ बहते हवा के थपेड़े प्रिया का दामन उड़ा रहे थे। उसने रौनक से भावुक होते हुए कहा, आज इतनी देर हो गई है, तेज बारिश के साथ आसमान में बिजली चमक रही है, मुझे अकेले बड़ा डर लग रहा है, क्या तुम आज मेरे साथ नहीं रुक सकते? रौनक ने स्वीकृति दे दी। प्रिया नाइट गाउन पहनकर आई। उसके माथे पर भीगी लटें उसे मद मस्त बना रही थी। वह आकर रौनक के गले लिपट गई। रौनक कुछ समझ पाता, कुछ कह पाता, इससे पहले वह उसे खींचकर अपने बेडरूम में ले गई। बस रौनक भी प्रिया की तरफ खिंचता चला गया। रौनक एक तरफ तो प्रिया के आकर्षण को महसूस कर रहा था, तो दूसरी तरफ उसे लग रहा था कि ये गलत हो रहा है, उसे मना कर देना चाहिए। उसकी और मेम साहब की ज़िंदगी में बड़ा फर्क है, परंतु प्रिया के सामने आते ही वह कुछ न कह सका। बाद में रोज का ये सिलसिला बन गया। वह मुंह से उफ तक न कर पाता था, बस मूर्तिवत व्यवहार करके प्रिया को संतुष्टि देता जा रहा था। रौनक का मन धिक्कार रहा था। कहाँ वह 12-14 हजार की तनख्वाह पाने वाला ड्राइवर, कहाँ कोठी में रहने वाली मेम साहब। एक दिन वह जरूर फंसेगा। उसने मन ही मन अपना विवाह करने का निश्चय किया। प्रिया को उसने इस बारे में कुछ नहीं बताया। उसने निश्चय किया कि वह प्रिया मेम साहब की नौकरी छोड़ देगा। प्रिया का दीवानापन बढ़ता जा रहा था। रोशेश की गैर मौजूदगी में उसकी काम वासना रौनक को देखकर भड़कने लगी थी। वह रौनक को नए नए कपड़े दिलाने लगी, उसके ऊपर धन लुटाने लगी, उसके हाथों में हाथ डालकर सैर करने निकल जाती। उसका ऐसा व्यवहार देखकर रौनक कभी कभी तो प्रिया की खूबसूरती की ओर आकृष्ट हो जाता और सोचने लगता, मैं क्यों गरीबी में दिन गुजारूं? प्रिया तो उसकी दीवानी है ही, क्यों ना मैं भी ऐश की जिंदगी जीऊं?
परंतु दूसरे ही मन उसे अपनी भूल का एहसास होने लगता और उसका मन आत्मग्लानि से भर उठता। एक दिन घर के एक नौकर से प्रिया को पता लगा कि रौनक की शादी की बात चल रही है। प्रिया मन ही मन क्रोध और कुंठा से भर उठी। उसने बहुत प्यार से समझाया कि रौनक को शादी करने की क्या ज़रूरत है। वह रौनक को दुनिया की हर खुशी देना चाहती है जिसका वह हकदार है। प्रिया के सामने रौनक कुछ न कह सका, बस उसकी हाँ में हाँ मिलाता चला गया। इस बात को 15 दिन बीत गए और प्रिया को लगने लगा कि रौनक को उसकी बात अच्छी तरह समझ आ गई है और वह सदैव उसका साथ देगा। वह हर दूसरे दिन रौनक के साथ घूमने निकलने लगी। एक दिन रौनक ने कहा, मेम साहब, गांव से खबर आई है कि मेरी माँ बहुत बीमार है और वो मुझे देखना चाहती हैं। मुझे 1 महीने की छुट्टी चाहिए। प्रिया उसके इतने लंबे समय के लिए जाने की बात सुनकर भीतर ही भीतर क्रोधित हो उठी, परंतु माँ की बीमारी पर उसे डांट भी नहीं सकती थी। अतः ऊपरी प्यार जताते हुए बोली, देखो रौनक, तुम जानते हो तुम्हारे बिना मेरा एक दिन भी काम नहीं चलेगा, परंतु माँ की तबीयत की बात है तो मैं तुम्हें रोक भी नहीं सकती। मैं तुम्हें 4-5 दिन की छुट्टी दे सकती हूँ। इतने दिन तो मैं जैसे तैसे काम चला लूँगी। रौनक बोला, मेम साहब, मेरा गांव बहुत दूर है, वहाँ सीधी रेल भी नहीं जाती है। मैं पहले रेल से जाऊँगा, फिर उसके बाद बस लेकर भीतर बसे गांव में जाना पड़ता है। अतः 4-5 दिन तो आने जाने में ही लग जाते हैं। गांव में गए हुए मुझे 2 साल बीत गए हैं, अतः घर वाले इतनी जल्दी थोड़ा ही आने देंगे। रौनक थोड़ा रुआंसा होते हुए बोला, ठीक है, चलो 7 दिन में आ जाना। अच्छा चलो, 10 दिन तक तो जरूर आ जाओगे। प्रिया रौनक का चेहरा देखकर स्थिति भांपते हुए बोली। रौनक अगले दिन से छुट्टी लेकर खुशी खुशी अपने गांव चला गया। वह मन ही मन प्रसन्न था कि उसने मैडम को नाराज किए बिना छुट्टी ले ली है। वो जानता था कि यदि मैम को उसके विवाह की योजना के बारे में पता लग जाता तो वो उसे हरगिज न जाने देती। घर वालों की ओर से विवाह करने के लिए बराबर दबाव बन रहा था। वह उन्हें विवाह के लिए मना करता भी तो किस बहाने से। उसे अच्छी नौकरी दिल्ली में मिल गई थी। वह गांव में माँ बाप के लिए बराबर पैसा भेजता रहता था। 10 दिन की छुट्टी बिताकर रौनक विवाह करके अपनी पत्नी आशा को लेकर दिल्ली लौट आया। अगले दिन जब वह ड्यूटी पर पहुंचा तो विवाह में मिले कपड़े पहने वह और भी आकर्षक लग रहा था। प्रिया ने दरवाज़ा खोलते ही खींचकर उसे अपनी बाहों में भर लिया और बोली, तुम नहीं जानते तुम्हारे बिना इतने दिन मैंने कैसे काटे हैं। रात रात भर तुम्हारे बिना तड़पी हूँ मैं। रौनक कुछ न कह सका। वह यह नहीं समझ पा रहा था कि यह प्रिया का प्यार था या केवल वासना थी जिसमें शारीरिक भूख को तृप्ति चाहिए थी। उसके आगे अपनी पत्नी को घुमाने व घर चलाने के लिए पैसों की जरूरत थी। अतः वो चाहते हुए भी इतनी अच्छी नौकरी आसानी से नहीं छोड़ सकता था। उसकी बस यही कोशिश रहती कि प्रिया खुश रहे और उसे इनाम के अच्छे पैसे मिलते रहे। वह किसी न किसी बहाने शाम को ठीक समय पर छुट्टी लेने का प्रयास करता था। प्रिया थी कि किसी न किसी बहाने घर के अन्य नौकरों को जल्दी छुट्टी दे देती थी ताकि अधिक से अधिक समय रौनक के साथ बाहर बिता सके। एक दिन रौनक ने सोचा, क्यों न छुट्टी ले लूं ताकि अपनी पत्नी के साथ समय बिता सकूं। वह हरदम सोचता रहता कि क्यों वह दोगला जीवन जी रहा है। इसी कारण वह अपनी पत्नी से सामान्य व्यवहार नहीं कर पाता है। वह जल्दी से जल्दी नौकरी छोड़ने की योजना बनाने लगा। रौनक ने मेम साहब से मिले तनख्वाह व इनाम के पैसों से एक गाड़ी खरीदने की योजना बना ली। उसके पास कुछ पैसे थे, अतः उसने अपनी पत्नी आशा से गाड़ी खरीदने के बारे में सलाह ली। उसने तय किया कि वह लोन पर गाड़ी लेगा जिसे किराए की कैब के रूप में चलाएगा। इससे उसे हरदम लाभ ही लाभ नजर आ रहा था।
उसे लगा कि सबसे पहला लाभ तो उसे ये होगा कि अब प्रिया मैम से मुक्ति मिल जाएगी। वह कहीं दूर जाकर अपना किराए का मकान ले लेगा। वह अपनी गाड़ी का मालिक स्वयं होगा। गाड़ी की आमदनी से वह गाड़ी की मासिक किस्तें भी चुकाएगा और अपना जीवन यापन भी अपनी सुविधा अनुसार करेगा। योजना अनुसार उसने सारी तैयारी करके अगले माह की तनख्वाह मिलने के पश्चात प्रिया के यहाँ काम पर जाना बंद कर दिया। उसने पहले ही अपने लिए गुड़गांव में किराए के मकान का इंतज़ाम कर रखा था। चुपचाप वहाँ शिफ्ट होकर अपनी गाड़ी एक कॉल सेंटर को किराए पर दे दी और स्वयं चलाने लगा। उसके दिन शांतिपूर्वक कटने लगे। उधर प्रिया रौनक के न आने से परेशान थी। उसे किसी नौकर से ही पता लगा कि वह उसकी नौकरी छोड़कर शहर से बाहर चला गया है। वह भीतर ही भीतर क्रोध की ज्वाला में जलने लगी। उसके भीतर लगी आग उसे जलाए जा रही थी। क्रोध की तपस थी। दूसरी तरफ कामाग्नि उसे जीने नहीं दे रही थी। 3-4 माह यूं ही बीत गए। एक दिन रौनक की पत्नी आशा के घर खबर आई कि रौनक के साथ कोई बड़ी दुर्घटना हो गई है। वह अस्पताल में भर्ती है। वह बदहवास से रोते रोते पड़ोसियों के साथ अस्पताल पहुंची। उसने देखा कि रौनक की कोई सड़क दुर्घटना नहीं हुई थी। रौनक के चेहरे पर तेजाब फेंका गया था। उसके शरीर के कुछ हिस्से जल गए थे। रौनक बेहोश पड़ा था। पुलिस आ पहुंची थी। सबसे पहले पुलिस को शक था कि किसी न किसी ने दुश्मनी के चलते ऐसा किया है। उसने आशा से पूछा, तुम्हारी या तुम्हारी पति की किसी से दुश्मनी है? नहीं साहब जी, मेरी शादी को तो 6-7 महीने ही हुए हैं। मेरी या रौनक की किसी से ना तो लड़ाई है ना ही दुश्मनी। न जाने किसने ऐसा गंदा खेल खेला है। पुलिस ने बात को घुमा फिराकर पूछने की कोशिश की। फिर भी रौनक की किसी से लड़ाई हुई हो, गाड़ी से टक्कर वगैरह लग गई हो और या उससे कोई और दुश्मनी हो, ना साहब जी, हमारे पति की किसी से कोई लड़ाई ना है। किसी से मतलब ही ना रखते हैं। पहले नौकरी करते थे, फिर नौकरी छोड़ के अपनी गड्डी खरीद ली। इसे किराए पर चलाते हैं। पता ना कभी कभी सोते सोते बड़बड़ाते हैं, मुझे छोड़ो मुझे छोड़ो। आशा बोली, फिर तो जरूर कोई लफड़ा या झगड़ा है। इसके होश आने पर ही कुछ पता चलेगा। पुलिस सोचने लगी। अगले दिन समाचार पत्रों में छपा था, एक धनी महिला ने अपने रिश्तों की खातिर बदला लिया। अकेले रहने वाली धनी प्रिया ने अपने ड्राइवर प्रेमी के प्रेम न कबूल करने पर बदला लिया। अपने मित्र व उसके सहयोगी की सहायता से ड्राइवर पर तेजाब फेंकवाया। अकेली धनी महिला ने अपना प्रेम व जुर्म दोनों कबूले। प्रिया नामक महिला को जेल भेज दिया गया। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। आप मेरा साथ देंगे और कहानियाँ सुनते रहेंगे। अगर आपका कोई सुझाव हो तो उसके लिए हम आपका स्वागत करते हैं। धन्यवाद। देख